Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome each one of you to my session on the concept of maintenance. Recently एक कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। अब पहले जानेंगे कि वो ऑर्डर था क्या और उसके बाद देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं जो एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। देखिए, वाइफ डिमांड्स ₹6 लाख मंथली, तो मतलब 6 लाख रुपए महीना एज अ मेंटेनेंस उन्होंने मांगा, इंक्लूडिंग रुपीस उसी 6 लाख में 15,000 फॉर ड्रेसेस एंड दैट इज फॉर ईच मंथ। ठीक है, अब उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? सेज अर्न योर सेल्फ, विच मीन्स कमाओ और फिर जो करना है उस तरीके से आप खर्च करो। विच मीन्स कि अगर आपकी सैलरी आ रही है, आपका कोई बिजनेस है एंड सो ऑन, आपकी किसी भी तरीके से कोई इनकम आ रही है और वो लॉफुल है, तो आप उसको जिस मर्जी तरह से आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस आप पे कर जिस मर्जी तरीके से खर्च कर सकते हो। अब यहां पर जानते हैं कि ओवरऑल पूरी की पूरी न्यूज थी क्या। देखिए, द कर्नाटका हाई कोर्ट रिपोर्टेडली डिनाइड वुमेन्स डिमांड फॉर ₹6.16 लाख पर मंथ इन एलिमनी, emphasizing the need for realistic financial claims. The single judge bench, led by Justice Lalita Kanaganti, addressed the woman's request for a substantial monthly alimony, which included ₹15,000 for clothes, ₹60,000 for living expenses, and ₹50,000 in legal fees, among other costs. तो देखिए, मुद्दा तो साफ साफ है कि भाई सर इतनी मेंटेनेंस क्या मांगी जा सकती है एंड सो ऑन। अब एक बार इसको कंक्लूड करने से पहले ये जान लेते हैं कि मेंटेनेंस से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक लॉज हैं जो कि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस, तो पहली चीज तो आती है कि ये तो पर्सनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। जैसे कि फॉर हिंदू, अब हमारा हिंदू लॉ है, ठीक है, जिसमें आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आ जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, फिर सिमिलरली फॉर मुस्लिम्स वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस, वहां पर भी आता है आपका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत एंड सो ऑन, और बाकी आपके क्रिश्चियन और पारसी लॉज में भी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 125 की, तो वो भी मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। और जब हम सीआरपीसी 125 के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब वहां पर किसी भी तरीके से रिलीजन का इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो पर्सनल लॉ नहीं है। सीआरपीसी अप्लाइज ऑन एवरीवन। हाँ, अब आप इसके लिए जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन नंबर भी रेफर कर सकते हैं। प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सा सेक्शन है जो कि मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। टेल मी इन द कमेंट्स। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। मेंटेनेंस का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसका थंब रूल क्या है? तो मेंटेनेंस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये कहता है, थंब रूल ये कहता है कि जिससे आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, पहले तो उनकी फाइनेंशियल हालत ऐसी होनी चाहिए कि वो मेंटेन कर सकें, और दूसरा जो मेंटेनेंस मांग रहा है उसके पास कोई सफिशिएंट मींस नहीं है अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। सो दैट इज द थंब रूल। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सर मेंटेनेंस का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो क्या किसी भी पर्सनल लॉ में या फॉर दैट मैटर सीआरपीसी में, जो कि अब आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा है, तो क्या उसमें कोई अमाउंट गिवन है? तो आंसर इज किसी भी तरीके का कोई मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट गिवन नहीं है। अब आते हैं क्यों गिवन नहीं है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है क्योंकि किसी के लिए मेंटेनेंस हो सकता है कि 20,000 मंथ हो, और किसी के लिए हो सकता है कि 20 लाख रुपीस पर मंथ हो। लेकिन अब जब मैं कहता हूं कि सर 20,000 भी हो सकता है और 20 लाख भी हो सकता है, लेकिन सर यहां पर तो फिर उस हिसाब से बहुत कम मांगा गया था, सिर्फ 6 लाख ही मांगा गया था, तो इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? तो देखिए, मेंटेनेंस दिया जाता है एज पर टू दी फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली, विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अनाप शनाप कुछ भी मांग सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर जिस वक्त हस्बैंड और वाइफ एक साथ रह रहे थे, तो वो किस तरीके के घर में रह रहे थे, किस तरीके का खाना खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, और ओवरऑल मंथली एक्सपेंसेस उनकी फैमिली के क्या होते थे, उसके अकॉर्डिंग
जो है देखा जाता है कि कितना मेंटेनेंस जो है उनको मिलेगा। ठीक है, तो किसी फैमिली के लिए मेंटेनेंस हो सकता है कि 20,000 पर मंथ इज कंप्लीटली फाइन, और किसी फैमिली के लिए ये 50,000 भी हो सकता है। सो इट इन शॉर्ट इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस पे, ये डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस अमाउंट कितना होगा। राइट, अब यहां पर ऑब्वियसली जो पॉइंट रखा गया है वो किसी भी तरीके से उनके फाइनेंशियल, जो इनका ये जो अमाउंट है ना, ये 6 लाख, ये किसी भी तरीके से उनके पॉइंट को जस्टिफाई ही नहीं करता है। कौन से पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता है? कि भाई जब आप रह रहे थे तो क्या आप अपने ऊपर क्या 6 लाख रुपए महीना खर्च कर रहे थे एंड सो ऑन? तो आंसर आता है नो, विच मींस कि किसी भी तरीके से एक रीजनेबल अमाउंट नहीं है। यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूं कि मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली रखा क्यों गया है। ठीक है, ये भी अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए, जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, विच मींस कि अगर मेरे घर के पास, ठीक है, जैसे बहुत सपोज मान लीजिए विंटर्स है और मेरे घर के पास कोई एक बेगर है और उसको जो है क्योंकि उसको कोई कंबल या रजाई नहीं मिली थी तो वो रात को सड़क पर ही सो गया और सुबह तक उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ विंटर्स एंड सो ऑन, और किसी ने भी उसको जो है रजाई नहीं दी या कंबल नहीं दिया, ब्लैंकेट नहीं दिया। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि जो वो सोसाइटी थी उनके लोगों पर क्या किसी तरीके की कोई लायबिलिटी आएगी? तो आंसर आएगा नो सर। क्यों? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? उसने तो सभी घर से मांगा भी, आप सभी घरों ने मना कर दिया, तो वो ऐसे ही सो गया और उसकी सुबह डेथ हो गई। तो आंसर आएगा कि सर किसी की भी लायबिलिटी इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि उसको मेंटेन करने का की ड्यूटी किसी के भी ऊपर नहीं थी। तो ये जो मेंटेनेंस की ड्यूटी है, ये इसका जन्म कहां से होता है, ओरिजिन कहां से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। जब वाइफ मेंटेनेंस मांगती है हस्बैंड से तो क्यों मांगती है? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, या अगर बच्चे मांगते हैं फादर से या ओल्ड एज पेरेंट्स मांगते हैं अपने बच्चों से, तो अब इन सब में एक कॉमन है एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कि वो क्या है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। लेकिन बैगर के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, विच मींस क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है तो वो ड्यूटी नहीं आती है। हाँ, आउट ऑफ कर्सिटी, आप अगर हम बात करें आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो वहां पे किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी आपके लिए गिवन नहीं है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस, व्हिच मींस, अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। तो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बनाया गया कि भाई अगर हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स कर दिया, तो अब देर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि उसकी फैमिली वाले भी उसको एक्सेप्ट ना करें। देर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस, इसीलिए तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब वो उतनी एजुकेशन भी नहीं थी, उसको कोई जॉब अपनी सेल्फ सफिशिएंट, उसके लिए कोई इनकम ही नहीं बची, तो अब वो जाए कहां? ठीक है, जिसमें आपका एक लैंडमार्क जजमेंट भी आता है, शाह बानो जजमेंट, आई होप कि सभी ने पढ़ा होगा, जिसने मतलब मेंटेनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर एक बार शाह बानो जजमेंट को जरूर रेफर कीजिएगा। वेरी 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 लैंडमार्क जजमेंट एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो वहीं से मैं उसके फैक्ट से ही इस एग्जांपल को उठा लेता हूं, तो ये कंक्लूड, इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करने में भी हमारी मदद करेगा। अब एक लेडी है, उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स कर दिया, उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब जस्ट अज्यूम करो, इसको फील करो कि एक लेडी है रोड पे, अब वो कहां जाए, दुनिया में कहां जाए, उन बच्चों को कैसे पाले, उनको क्या उनके बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, दैट इज फूड शेल्टर क्लोथ्स, वो कहां से पूरे होंगे? एंड वी डोंट हैव एनी आंसर, एंड देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। लेकिन अब ये जो मैंने आपको पूरे लॉज से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज बताए एंड ये एग्जांपल दिया, अब यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग, ये तो एक तरीके से आप मिसयूज कर रहे हो कि भाई अच्छा क्योंकि हस्बैंड है तो भाई ये तो कहीं से भी लेके आए, ये चाहे डकैती करे या चाहे ये 2 जॉब्स करे, बिजनेस करे, हमें तो इतना पैसा चाहिए। सो दिस इज समथिंग, अगेन वही बात आती है, जब आप कोर्ट में बैठते हो, जो जज साहब हैं, तो उनके लिए प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट, पिटिशनर, या इवन अगर मैं यहाँ पे क्रिमिनल लॉ का भी एग्जांपल ले लूं, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, ये नहीं होता है कि हमें इनके साथ सही करना है, इनके साथ सही करना है, हमें जस्टिस करना, इक्विटी करनी, फेयर जजमेंट देनी। तो विच मींस, और वो डिमांड करते कि आपकी जो यहाँ पे ये डिमांड आई है, दिस इज कंप्लीटली नॉट रीजनेबल।
इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। ये देखिएगा, वार्निंग अगेंस्ट, क्या दी गई है, वार्निंग अगेंस्ट मिस यूज ऑफ लीगल प्रोविजंस। तो यहां पर क्या दी गई है, वार्निंग दी गई है कि आप मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। द कोर्ट डिड नॉट डिसमिस द एलिमनी रिक्वेस्ट। एक चीज और फोकस कीजिएगा, यहां पे किसी भी तरीके से कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया एलिमनी रिक्वेस्ट को, मतलब अभी भी ये केस चल रहा है। आउटराइट बट वार्नड द वुमेन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिंग द लीगल प्रोसेस, ठीक है जी। और जस्टिस ने अर्ज किया है कि वुमेन्स काउंसिल एडवाइस करें अपने क्लाइंट को बेटर। अब ये मतलब ये देखो, अगेन बहुत बार इमोशंस में आके क्लाइंट तो कुछ भी मांग लेता है, ठीक है रिलीफ, लेकिन ये एक तरीके से ड्यूटी एडवोकेट्स की भी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को बताए कि भाई ये इतना तक हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर उनको भी बताया गया है कि वो बेटर वो बताएं उनको, स्ट्रेसिंग दैट द कोर्ट रूम इज नॉट अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, ठीक है। We will give you one last chance to be a reasonable, else straight away we will dismiss, which means कि अगर आपने अब वो एक reasonable amount हमारे सामने अगली बार नहीं रखा तो हम straight away इसको कर देंगे dismiss. So I hope कि इस order की मदद से आपको maintenance का काफी concept clear हो गया होगा. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say